और अब बात कर लेते हैं बंगाल के सियासत की। बंगाल में चुनाव तो अगले साल है, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ा हुआ है। ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन इस बार लगातार उन्हें बीजेपी चुनौती दे रही है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर जीत मिलने के बाद बीजेपी को लग रहा है कि बंगाल चढ़ाई के लिए ये बेहतर मौका है, और अगर उसने थोड़ा जोर लगा दिया तो बंगाल फतेह करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। और यही कारण है कि बंगाल को बीजेपी ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। रिपोर्ट देखिए जरा। इससे हम रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द मेंटालिटी ऑफ ममता जी। पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव है, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। बीजेपी की बंगाल चढ़ाई ने ममता के खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है, और इसी बेचैनी से बंगाल राजनीतिक हिंसा से उबल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले का शोर अभी थमा भी नहीं था कि अब पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के केसपुर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी हिंसा देखने को मिली है। इसमें कई बम भी फटे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस जगह ये हिंसा हुई है, उस जगह गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को रैली करने वाले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जब बंगाल में हिंसा की खबर सामने नहीं आती। मैं एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हैसियत से मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन ही एक विकल्प है यहाँ पर। बाकी निर्णय करना केंद्र सरकार का है, और इसलिए वो सोचेंगे। मैं अपना मत दे चुका हूँ कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, जब भी निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं, या फिर चुनाव आयोग इस बात की विश्वास दिलाए बंगाल की जनता को कि हम 5 चरण में, 6 चरण में, 7 चरण में, 8 चरण में चुनाव करेंगे, और सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी चुनाव कराएंगे, तब जाके यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। आप इसको त्याग दीजिए। आपने शपथ ली है उस संविधान के तहत काम करने की जिसका प्रिएम्बल मैंने पढ़ा है। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं, भारत के महान प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर संविधान की भावना के विपरीत कार्य कर इस प्रकार का कदम मत उठाएं। अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। वहीं इलेक्शन कमीशन की टीम की नजर लगातार बंगाल की गतिविधियों पर बनी हुई है, क्योंकि इन सब के बीच बंगाल में हिंसा के साथ साथ भाषा की मर्यादा भी खूब लांघी जा रही है। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে, আর তারা একা প্রোগ্রাম করবার কেউ করে। क्या ममता को अपना किला खिसकता हुआ दिख रहा है? पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी और टीएमसी में वर्चस्व की लड़ाई चरम पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस लड़ाई को केंद्र बनाम राज्य का रूप दे रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद हालात और खराब हो गए। का राजनीति बहुत दिनों से चल रहा है, और ये आगे भी हिंसा राजनीति में दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये अब इस वक्त
जब भी हिंसा होती है तब ममता बनर्जी को नुकसान जरूर पहुंच रहा है, क्योंकि जब इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली तलब किया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। ममता सरकार ने केंद्र के इस आदेश को राज्य के मामले में हस्तक्षेप करार दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तभी से बीजेपी की तृणमूल से अदावत बढ़ गई। तृणमूल को 12 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। वोट शेयर में भी बीजेपी टीएमसी से केवल 3% ही कम थी। अब तृणमूल को ये डर सता रहा है कि कहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी बाजी न मार ले, इसीलिए वो पहले से अधिक आक्रामक हो गई है। बीजेपी पश्चिम बंगाल का किला जीतना चाहती है और तृणमूल बीजेपी को रोकना चाहती है। इस जोर आजमाइश से स्थिति विस्फोटक हो रही है। बीजेपी और तृणमूल दोनों एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों के बीच भिड़ंत बढ़ रही है उससे विधानसभा चुनाव के हिंसक होने का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चुनाव से पहले बंगाल हिंसा की आग में क्यों जल रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की एक स्थायी प्रवृत्ति बन गई है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का रक्त रंजित इतिहास रहा है। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ भयंकर हिंसा हुई। तब बीजेपी ने बंद का आयोजन किया था। इसके बाद हिंसा भड़क गई थी और 10 लोगों की जान चली गई। इससे पहले 2018 में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 12 लोग मारे गए थे। इस घटना के 1 महीने पहले नादिया जिले में बीजेपी कार्यकर्ता विजयशील का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था। बीजेपी के मुताबिक पिछले 4 साल में अब तक उसके 87 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे बीजेपी का दुष्प्रचार बताती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनावी हिंसा का आरोप केवल तृणमूल कांग्रेस पर है। जब पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा का शासन था तब भी चुनावी रंजिश ने हत्या का काला इतिहास रच दिया था। 1997 में बुद्धदेव भट्टाचार्य वाम मोर्चा की सरकार में गृह मंत्री थे। तब उन्होंने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था 1977 से 1996 तक कुल 28,000 लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए थे। राजनीतिक हिंसा का यह आंकड़ा भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा था। यानी राजनीतिक खून खराबा पश्चिम बंगाल की जड़ों में समाया हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2016 के दौरान पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की 91 घटनाएं हुई थी, जिसमें 205 लोग मारे गए थे। यानी बंगाल में रक्त रंजित राजनीति का सिलसिला जारी है, चाहे जिस पार्टी की भी सरकार हो। पश्चिम बंगाल में सरकार अपनी पार्टी के कैडरों को संरक्षण देने के लिए सीधे प्रशासन में हस्तक्षेप करती है, जिससे कानून का शासन संभव नहीं हो पाता। सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता पंचायत से लेकर राज्य स्तर के ठेकों पर दबदबा जमाने के लिए बल और हिंसा का प्रयोग करते हैं। पहले कम्युनिस्ट सरकार पर ये आरोप लगता था और अब तृणमूल कांग्रेस भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं इन्फोग्राफिक स्टूडियो, जहां मेरे सहयोगी राशिद हाशमी बताएंगे कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए आखिर कितने जरूरी हैं। बीजेपी के लिए शुभेंदु अधिकारी खास क्यों है और उनके पार्टी में शामिल होने पर फायदा क्या होगा, देखिए और समझिए। मौजूदा हालात में अभी मुस्लिम वोटर्स पर लड़ाई पूरी त्रिकोणीय है। मुस्लिम सीट पर फिलहाल टीएमसी का दबदबा है, लेकिन मुस्लिम वोटर्स के लिए चौथा विकल्प बन सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। मुस्लिम सीट पर फिलहाल टीएमसी का कब्जा रहता है, लेकिन शुभेंदु जो है ना, टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट के अलावा मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने की ताकत रखते हैं। मुस्लिम बहुल 38 सीटें टीएमसी के खाते में हैं, लेकिन यही जो टीएमसी के खाते में मुस्लिम बहुल सीटें हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा वर्चस्व और प्रभाव रहा है किसका, शुभेंदु अधिकारी का। और इसीलिए कहा जाता है शुभेंदु मुस्लिम वोटर्स के लिए चौथा विकल्प बनेंगे। टीएमसी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे। टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट के वोट बैंक में सीधे सेंध लगाएंगे और टीएमसी के खाते से सीटें छीनने की कोशिश होगी और वहीं पर मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन भी होगा। अगला एक और इन्फोग्राफिक अगर हम चला सकते हो, हाँ एक बार दिखाएं, इसे भी दिखाएं। अगला एक और ग्राफिकल इनपुट पूरी स्क्रीन पर उतारा जाए। शुभेंदु अधिकारी को ऐसे ही बंगाल का एक बड़ा चेहरा नहीं कहा जाता।
परिवार से मिली विरासत बड़ी अहम है। शुभेंदु के पिता टीएमसी के सांसद रह चुके हैं और 2006 में पहली बार कांथी से टीएमसी के विधायक बने थे। 2008 में सिंगूर आंदोलन के रणनीतिकार रहे थे। नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन का चेहरा रहे थे। मतलब साफ है कि जो पहले लेफ्ट ने किया, अब तृणमूल कांग्रेस भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ मुश्किल ये है कि वो इस बार एक नहीं बल्कि कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। उन्हें बीजेपी तो ललकार ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके अपने ही हैं, जो अब उनके पराये होते जा रहे हैं। देखिए, टीएमसी के नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं। ममता को सबसे बड़ा झटका उनके राइट हैंड कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने दिया। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने नंदीग्राम आंदोलन का पूरा खाका तैयार किया था और दशकों से राज कर रही लेफ्ट को बंगाल से उखाड़ फेंका था। रिपोर्ट देखिए जरा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता की हैट्रिक लगाने का ख्वाब देख रही हैं, लेकिन दो बड़ी चुनौतियों ने उनके इस ख्वाब पर ग्रहण लगा दिया है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की सियासत में बीजेपी का बढ़ता कद उनकी परेशानी को बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ टीएमसी में लगातार हो रही बगावत उन्हें लगातार टेंशन दे रही है, क्योंकि अब ममता के नंबर 2 कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने उनका साथ छोड़ दिया है। अब शुभेंदु के बीजेपी में जाने की चर्चा जोरों पर है। अगर शुभेंदु बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो ममता की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि शुभेंदु बंगाल के कितने बड़े नेता हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बंगाल के 6 जिलों की 50 से ज्यादा सीटों पर उनका प्रभाव है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2007 में टीएमसी ने जिस नंदीग्राम आंदोलन के जरिए बंगाल में दशकों से चले आ रहे लेफ्ट के राज को उखाड़ फेंका था, उसी नंदीग्राम आंदोलन का खाका शुभेंदु अधिकारी ने ही तैयार किया था। शुभेंदु की नाराजगी की वजह यह है कि ममता पार्टी के दूसरे नेताओं की तुलना में अपने भतीजे अभिषेक बैनर्जी को अधिक अहमियत दे रही हैं और अघोषित रूप से उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना चुकी हैं। शुभेंदु जैसे कद्दावर नेता इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसकी नाराजगी उन्होंने सबसे पहले मंत्री पद से इस्तीफा देकर दिखाई और फिर पार्टी से इस्तीफा देकर। हालांकि टीएमसी ने शुभेंदु को मनाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और छोटे भाई दिवेंदु अधिकारी तामलुक और कांती सीट से टीएमसी सांसद हैं। मतलब साफ है, टीएमसी का कुनबा अभी और टूटेगा। पश्चिम बंगाल के सियासी राजनीति में हर दिन हर एक पल एक नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस से आज इस्तीफा दिए तो उसके बाद एक नेता सामने आकर अपना रेजिग्नेशन सामने रखा। एक तरफ जितेंद्र तिवारी तो दूसरी ओर कर्नल दीप्तांशु चौधरी और जितेंद्र तिवारी दोनों को ही ममता बनर्जी के बेहद करीबी माना जाता था, लेकिन आज अचानक वो सामने आकर इस्तीफा दिए और साफ तौर पे कहा कि वो पार्टी के कार्यकाल से और पार्टी जिस तरह काम कर रही है उससे वो नाखुश है। बंगाल की सियासत में मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, सौमित्र खान, अनुपम हजारा, शंकुदेव पांडा, ये वो नाम हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को सत्ता का सिंहासन दिलाने के लिए जी जान लगा दिया था। लेकिन बाद में इन सारे नेताओं का टीएमसी से मोह भंग हो गया और उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया और अब इस लिस्ट में शुभेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल हो गया है। लेकिन ये लिस्ट यहीं नहीं रुकने वाली है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक टीएमसी के 60 से ज्यादा नेताओं के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगने लगी हैं। अधिकारी अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या बीजेपी को सत्ते पे बैठाने में वो सबसे अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि बीजेपी के कई आला नेताओं का ये मानना है कि अब इतना करीब आने के बाद अगर बीजेपी 2021 में पश्चिम बंगाल में सत्ते में नहीं आती तो फिर शायद आने वाले दिनों में कभी वो ख्वाब पूरा नहीं होगा। बेशक शुभेंदु अधिकारी एक बहुत अहम किरदार होगा, लेकिन उसकी क्या भूमिका रहेगी वो अभी तक तय नहीं है। लेकिन अगर वो बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सत्ते में लाने में नाकाम रहते हैं तो फिर उनके आगे बढ़ जाकर पॉलिटिकल करियर पे भी बड़ा सवालिया निशान देखने को मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के कई असंतुष्ट नेताओं से मुलाकात की। इनमें वरिष्ठ सांसद सुनील मंडल और आसनसोल के नगर निगम प्रमुख जितेंद्र तिवारी का नाम भी शामिल है।
जानकारी के मुताबिक ये टीएमसी के नेता धीरे धीरे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। मतलब कभी लेफ्ट के किले को ढहाने के लिए ममता की मदद करने वाले ये नेता अब ममता का किला ढहाने के लिए बीजेपी की मदद करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ममता के ये नेता आखिर क्यों उनका साथ छोड़ रहे हैं और क्यों ममता इस टूट को रोक नहीं पा रही है। क्या टीएमसी में एक शून्य पैदा हो गया है जिसे ममता देख रही हैं लेकिन समझ नहीं पा रही? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या है पश्चिम बंगाल में अमित शाह की चाणक्य नीति, बता रहे हैं मेरे सहयोगी राशिद हाशमी। बंगाल के 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री जा रहे हैं और खास बात यह है पूर्वी मिदनापुर में एक किसान के घर जाकर के खाना खाएंगे, वहीं से संदेश दिया जाएगा। किसान के घर खाना खाकर पूरे देश को संदेश देंगे गृह मंत्री अमित शाह। रामकृष्ण मिशन और काली मंदिर के दर्शन भी करेंगे अमित शाह। अमित शाह रोड शो करेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे और कहा यह जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा अग्रेशन अमित शाह में इस बार नजर आएगा। तो ममता के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने कैसे बनाया है पूरा सीक्रेट प्लान, ये जानने के लिए चलते हैं राशिद हाशमी के पास। राशिद, जरा ये बताइए कि बीजेपी की रणनीति आखिर क्या है, कैसे बीजेपी सेंध लगाने की तैयारी में है? पश्चिम बंगाल फतेह करने के लिए बीजेपी ने अपनी अलग तरह की स्ट्रेटजी, अलग रणनीति बनाई है। बीजेपी ने स्पेशल 7 टीम बनाई है जो ममता का सामना करेगी। 7 केंद्रीय नेताओं को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजीव बालियान, गजेंद्र शेखावत, अर्जुन मुंडा स्पेशल 7 का हिस्सा होंगे। मनसुख मंडाविया, केशव मौर्य, प्रधान सिंह, नरोत्तम मिश्रा भी शामिल होंगे। ये सभी नेता अपने अपने लेवल पर स्टेट में पार्टी को करेंगे मजबूत। ममता बनर्जी की कमजोरियों को तलाश कर रणनीति तैयार करेंगे। तो देखिए, ममता के लिए ये सबसे बड़े इम्तिहान की घड़ी है क्योंकि बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब ममता के गढ़ भेदने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। बीजेपी के लिए अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की हत्या और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरी है। वहीं अमित शाह के दौरे के दौरान अगर शुवेंदु बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो ये टीएमसी के लिए जोरदार झटका होगा क्योंकि बंगाल में बीजेपी की जीत कई हद तक टीएमसी से आए उन नेताओं पर भी टिकी हुई है जिन्होंने कभी ममता की मदद लेफ्ट का किला ढहाने में आमतौर पर की थी। बंगाल में भले ही चुनाव अगले साल हो, लेकिन बीजेपी अपने मिशन बंगाल में अभी से जुट गई है। 1 महीने के भीतर बीजेपी के 2 शीर्ष नेताओं का बंगाल दौरा बता रहा है कि बंगाल फतह करने के लिए जो करना पड़े वो करेगी, क्योंकि अभी थोड़े ही दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल आए थे। ऐसा है कि ममता जी को प्रशासन नाम की चीज का आइडिया जीरो है। शी नोज नथिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। कभी भी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ सड़क पर खड़े होकर के पत्थरबाजों को नहीं रोकती है, वह सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करती है। उनका काम सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। उनका काम सड़क पर खड़े होकर के जो लोग वहां पत्थर इकट्ठे कर रहे थे उनको रोकना हमारा काम नहीं है, वो स्टेट पुलिस का काम है। और अब ममता को ललकारने के लिए उनके गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह का ये दौरा 2 दिन का होगा, जिसमें वो पहले दिन मेदिनीपुर का दौरा करेंगे, रामकृष्ण मिशन जाएंगे, सिद्धेश्वरी मंदिर में दर्शन के बाद खुदीराम बोस की मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे, किसान के घर पर लंच और आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अगले दिन 20 दिसंबर को अमित शाह बोलपुरा और विश्व भारती का दौरा करेंगे। साथ ही वो लोक गायक के घर लंच करेंगे और इन सब के बाद वो एक रोड शो करेंगे। ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में चुनौती देंगे। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को देखते हुए अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। क्लोज प्रोटेक्शन टीम और आउटर प्रोटेक्शन टीम में तैनात जवानों की तादाद में बढ़ोतरी की गई है।
सुरक्षा बल और स्टेट आर्म्ड पुलिस के जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है। साथ ही अमित शाह के रोड शो और जनसभा के दौरान सड़क पर मौजूद लोगों की महत्वपूर्ण जगहों पर स्क्रीनिंग का इंतजाम किया गया है।